दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल पे कंपटीशन साला जिसमें आपको यूपीएससी से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं भाई विपिन चंद्रा। चलिए, तो इसमें कौन कौन से आपको विषय सूची में देख सकते हैं। 18वीं सदी का भारत, दूसरे में अध्याय 2 में भारत में यूरोपियों का प्रवेश और अंग्रेजों की विजय, और अध्याय 3 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचा। अध्याय 4 में प्रशासनिक संगठन और सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति। अध्याय 5 में 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। अध्याय 6 में 1857 का विद्रोह। 1807 में है 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। अध्याय 8 में है। अध्याय 9 में नए भारत का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन 1858 से 1905। अध्याय 10 में है नए भारत का उदय, 1858 के बाद धार्मिक और सामाजिक सुधार। अध्याय 11 में है राष्ट्रवादी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का विकास। अध्याय 12 में है स्वराज के लिए संघर्ष 1, और अध्याय 13 में स्वराज के लिए संघर्ष 2। 18वीं सदी का भारत। मुगल साम्राज्य का पतन। महान मुगल साम्राज्य करीब 2 सदियों तक अपने समय के अन्य साम्राज्यों के लिए ईर्ष्या का विषय था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन हो गया। मुगल बादशाहों ने अपनी सत्ता और महिमा खो दी और उनका साम्राज्य दिल्ली के इर्द गिर्द ही कुछ वर्ग मील तक सीमित रहा। अंत में 1803 में दिल्ली पर भी ब्रिटिश फौज का कब्जा हो गया तथा प्रतापी मुगल बादशाह एक विदेशी ताकत का पेंशन या फक्ता होकर रह गया। साम्राज्य की एकता और स्थिरता औरंगजेब के लंबे और कठोर शासन के दौरान डगमगा गई। फिर भी उसकी अनेक नुकसानदेह नीतियों के बावजूद 1707 में उसकी मौत के समय मुगल प्रशासन काफ़ी कुशल तथा मुगल फौज काफ़ी ताकतवर थी। इसके अलावा देश में मुगल राजवंश की इज्जत भी कायम थी। औरंगजेब की मौत होने पर उसके तीनों बेटों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में 65 वर्षीय बहादुर शाह विजयी रहा। वह विद्वान, आत्मगौरव से परिपूर्ण और योग्य था। उसने समझौते और मेल मिलाप की नीति अपनाई। इस बात के सबूत मिलते हैं कि औरंगजेब द्वारा अपनाई गई संकीर्णतावादी नीतियों तथा कदमों में से कुछ को उसने बदल दिया। उसने हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति अधिक सहिष्णुतापूर्ण रुख अपनाया। उसके शासनकाल में मंदिरों को नष्ट नहीं किया गया। आरंभ में उसने आमेर और मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत राज्यों पर पहले से अधिक नियंत्रण रखने की कोशिश की। ठीक है, इस उद्देश्य से उसने आमेर की गद्दी पर जयसिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को बिठाने की और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उसने आमेर और जोधपुर शहरों में फौजी डेरा जमाने की भी कोशिश की। आमेर और जोधपुर, ठीक, किंतु उसका कड़ा प्रतिरोध हुआ। शायद इसी वजह से उससे अपनी गलत कार्रवाइयों का एहसास हुआ। उसने दोनों राज्यों से तुरंत ही समझौता कर लिया। वैसे समझौता उदारतापूर्ण नहीं था। राजा जयसिंह और राजा अजीत सिंह को अपने राज्य तो फिर हिस्से मिल गए, परंतु उच्च मंसूबों तथा मालवा और गुजरात जैसे महत्वपूर्ण सूबों के सूबेदारों के ओहदों की उनकी मांग नहीं मानी गई। मराठा सरदारों के प्रति उसकी नीति ऊपरी तौर पर ही मेल मिलाप की थी। उसने उन्हें दक्कन की सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया, मगर चौथ का अधिकार नहीं दिया। इसलिए वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। बहादुर शाह ने साहू को मराठों का विधियत राजा नहीं माना। इस प्रकार उसने मराठा राज्य के ऊपर आधिपत्य के लिए ताराबाई और साहू को आपस में लड़ने को छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि
नतीजा यह हुआ कि साहू व मराठा सरदार असंतुष्ट रहे और दक्कन अव्यवस्था का शिकार रहा। जब तक मराठा सरदार आपस में और मुगल सत्ता के खिलाफ लड़ते रहे तब तक शांति और व्यवस्था फिर से कायम नहीं हो सकी। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए, परंतु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने पंजाब में बगावत का झंडा बुलंद किया। तब बादशाह ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया और विद्रोहियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व खुद किया। विद्रोहियों ने जल्द ही सतलुज और यमुना के बीच के लगभग सारे क्षेत्र पर नियंत्रण जमा लिया। इस प्रकार वे दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में पहुंच गए। यद्यपि बादशाह लोहगढ़ तथा अन्य महत्वपूर्ण सिख केंद्रों पर कब्जा जमाने में सफल हो गया, फिर भी सिखों को दबाया नहीं जा सका। 1712 में उन्होंने लोहगढ़ वापस ले लिया। लोहगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह ने अम्बाला के उत्तर पूर्वी में हिमालय की तराई में बनाया। बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया। छत्रसाल एक निष्ठावान सामंत बना रहा। बादशाह ने जाट सरदार चूड़ामन से भी दोस्ती कर ली। चूड़ामन ने बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में बादशाह का साथ दिया। बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान प्रशासन की हालत और भी बिगड़ी। बादशाह द्वारा अंधाधुंध जागीरें देने तथा पदोन्नति करने के फलस्वरूप राजकीय वित्त की स्थिति पहले से भी खराब हो गई। शाही खजाने में 1707 में करीब लगभग 13 करोड़ 19 करोड़ रुपए की रकम ही रह गई थी। उसके शासनकाल में शाही खजाने में जो कुछ रकम बची थी वह खत्म हो गई। साम्राज्य जिन समस्याओं से घिरा था उनका समाधान बहादुर शाह टटोल रहा था। समय मिलता तो शायद वह शाही किस्मत को फिर जगा पाता। दुर्भाग्यवश 1712 ईस्वी में उसकी मौत ने साम्राज्य को फिर एक बार फिर गृहयुद्ध में फंसा दिया। 1712 में गृहयुद्ध और आबादी के उत्तराधिकार संबंधी लड़ाइयों के दौरान मुगल राजनीति में एक नया तत्व आ गया। पहले सत्ता के लिए संघर्ष सिर्फ शाहजादों के बीच होते थे तथा सामंत प्रत्याशियों की गद्दी हथियाने में मदद देते थे, परंतु अब महत्वाकांक्षी सामंत सत्ता के लिए दावेदार बन गए और गद्दी हथियाने के लिए शहजादों का इस्तेमाल महज कठपुतली के रूप में करने लगे। बहादुर शाह की मौत के बाद जो गृह युद्ध हुआ उसमें उसका एक कम काबिल बेटा जहांदार शाह विजयी रहा, क्योंकि उसे उस समय के सबसे शक्तिशाली सामंत जुल्फिकार खां का समर्थन मिला। जहांदार शाह एक कमजोर और पतित शहजादा था। उसमें सद्व्यवहार, बड़प्पन और शिष्टाचार की कमी थी। जहांदार शाह के शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग्य और कर्मठ जुल्फिकार खां के हाथों में था। जुल्फिकार खां वजीर बन गया था। उसका ख्याल था कि दरबार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने तथा साम्राज्य को बचाने के लिए जरूरी है कि राजपूत राजाओं तथा मराठा सरदारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम किया जाए और हिंदू सरदारों के साथ आमतौर से मेल मिलाप हो। इसलिए उसने तेजी से औरंगजेब की नीतियां बदल दी। घृणित जजिया को खत्म कर दिया। आमेर के जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी गई और उन्हें मालवा का सूबेदार बना दिया गया। मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी गई और गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। जुल्फिकार खान ने पहल की उस गैर सरकारी व्यवस्था की पुष्टि कर दी जो दक्कन के उसके सहायक दाऊद खां पन्नी ने 1711 में मराठा राजा साहू के साथ की थी। इस व्यवस्था के अनुसार मराठा शासक को दक्कन की चौथ और वहां की सरदेशमुखी इस शर्त पर दे दी गई कि उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारियों को देंगे। जुल्फिकार खान ने चूड़ामन जाट और
छत्रसाल बुंदेला के साथ भी मेल मिलाप कर लिया। केवल बंदा और सिखों के प्रति उसने दमन की नीति जारी रखी। जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकर जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकर जुल्फिकार खां ने साम्राज्य की वित्तीय हालत को तो सुधारने की कोशिश की। उसने मनसबदारों को अधिकृत संख्या में फौज रखने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उसने एक गलत प्रवृत्ति इजारा को बढ़ावा दिया। जैसा टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत था, उसी तरह निश्चित दर पर भू राजस्व वसूल करने के बदले सरकार ने इजारेदारों लगान के ठेकेदारों और बिचौलियों के साथ यह करार करना आरंभ कर दिया कि वे सरकार को एक निश्चित मुद्रा राशि दें, मगर किसानों से जितना लगान वसूल कर सके उतना करने के लिए उन्हें आज़ाद छोड़ दिया। इससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ा। अनेक शाही सामंतों ने जुल्फिकार खां के विरुद्ध षड्यंत्र किया। सामंतों ने भी इसके खिलाफ षड्यंत्र किया। इससे भी बुरी बात यह हुई कि बादशाह ने उसे अपना विश्वास और सहयोग पूरी तरह नहीं दिया। बेईमान कृपापात्र लोगों ने जुल्फिकार खां के खिलाफ बादशाह के कान भरे। बेईमान कृपापात्र लोगों ने जुल्फिकार खां के खिलाफ बादशाह के कान भरे। उसे कहा कि उसका वजीर बहुत ही ताकतवर और महत्वाकांक्षी होता जा रहा है और वह खुद बादशाह का तख्त पलट सकता है। कायर बादशाह की हिम्मत नहीं हुई कि ताकतवर वजीर को बर्खास्त कर सके, मगर उसने गुप्त रूप से वजीर के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। गुप्त रूप से स्वस्थ प्रशासन के लिए इससे बढ़कर विध्वंसकारी कार्य और कुछ नहीं हो सकता। जहांदार शाह का यशहीन शासन जल्द ही जनवरी 1713 में आगरा में उसके अपने भतीजे फर्रुखसियर के हाथों हार जाने पर समाप्त हो गया। फर्रुखसियर को अपनी जीत सैयद बंधुओं फर्रुखसियर की अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बाराह के कारण मिली। इसलिए अब्दुल्ला खां को वजीर का पद और हुसैन अली खां को मीर बख्शी का ओहदा मिला। जल्द ही राजकाज में दोनों भाइयों का बोलबाला हो गया। फर्रुखसियर में शासन करने की क्षमता नहीं थी। वह कायर, क्रूर, अविश्वसनीय और बेईमान था। 4 गुण थे भैया भाई साहब इनके अंदर। पहले कायर थे, दूसरे क्रूर थे, अविश्वसनीय भी थे और बेईमान थे महाराज। ठीक है। इसके अलावा वह नालायक, मुंह लगे लोगों तथा चापलूसों के असर में आ जाता था। फर्रुखसियर अपनी कमजोरियों के बावजूद सैयद बंधुओं को बेरोक टोक काम करने देने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वह अपनी व्यक्तिगत सत्ता कायम करना चाहता था। दूसरी ओर सैयद बंधुओं का पक्का विश्वास था कि केवल उनके हाथों में वास्तविक सत्ता आने तथा बादशाह के नाममात्र के शासक होने पर ही प्रशासन ठीक ढंग से चलाया जा सकता है, साम्राज्य का अपकर्ष रोका जा सकता है और उनकी अपनी स्थिति सुरक्षित रखी जा सकती है। इस तरह बादशाह फर्रुखसियर और उसके वजीर तथा मीर बख्शी के बीच सत्ता के लिए एक लंबा संघर्ष आरंभ हो गया। सालों तक कृतघ्न बादशाह ने दोनों भाइयों को उखाड़ फेंकने के लिए षड्यंत्र किया, मगर हर बार असफल रहा। आखिरकार सैयद बंधु ने 1719 में उसे गद्दी से उतार दिया और मार डाला। जाओ भैया, भगो तुम यहाँ से, टाटा बाय बाय। उसकी जगह उन्होंने बड़ी जल्दी बारी बारी से 2 युवा शहजादों को गद्दी पर बैठाया, जो क्षय रोग से मर गए। टाटा बाय बाय। तब सैयद बंधुओं ने 18 वर्षीय मोहम्मद शाह को हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। फर्रुखसियर के तीनों उत्तराधिकारी सैयद बंधुओं के हाथों की कठपुतली मात्र थे। यहाँ तक कि लोगों से मिलने
और घूमने फिरने की उनकी व्यक्तिगत आज़ादी पर भी नियंत्रण था। इस प्रकार 1713 से 1720 में उनके उखाड़ फेंके जाने तक राजकीय प्रशासन में सैयद बंधुओं की चलती रही। सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उनका विश्वास था कि देश के राजकाज में हिंदू सरदारों और सामंतों को मुसलमान सामंतों के साथ मिलाकर ही हिंदुस्तान का शासन सुव्यवस्थित रूप से चल सकता है। उन्होंने राजपूतों, मराठाओं और जाटों के साथ मेल मिलाप कर उनका इस्तेमाल फ़र्रुखसियर और प्रतिद्वंदी सामंतों के खिलाफ करने की कोशिश की। उन्होंने फ़र्रुखसियर के गद्दी पर बैठते ही जजिया को तुरंत खत्म कर दिया। इसी प्रकार इसी प्रकार कई जगहों में तीर्थयात्री कर हटा दिया। उन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के जय सिंह तथा अनेक राजपूत राजकुमारों को प्रशासन में प्रभावशाली ओहदे देकर अपनी ओर मिला लिया। उन्होंने जाट